फिलहाल हम चालू कर देते हैं यहां से। देखो सबसे पहले सब कुछ क्लियर कर लो, एक एक चीज को पहले सीखते चलो। हमने क्या बताया, सबसे पहले हम लोग जॉन मिल्टन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जॉन मिल्टन की बात करेंगे। अगर हम जॉन मिल्टन की बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो कि जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ था? 1608 में, और इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1674 में। कब जॉन मिल्टन की जो जन्म होता है वो कब होता है? 1608 में। और दोस्तों यहां पर जो जॉन मिल्टन जी हैं उनकी मृत्यु कब होती है? 1674 में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो अभी तो आज मैं बायोग्राफी डिस्कस करूंगा, बायोग्राफी के बाद इनके जो जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क हैं सभी इंपॉर्टेंट वर्क डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद में जो प्रीवियस ईयर में जितने भी मिल्टन की बायोग्राफी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी के एमसीक्यूज लगा लेंगे विद डिटेल, जैसे हम लोगों ने शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ को कवर किया था उसी तरीके से बायोग्राफी जॉन मिल्टन और गॉल्सवर्दी को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। फिलहाल धीरे धीरे आज से शुरुआत हो गई, अब आपकी लाइव क्लास पर डे चालू हो जाया करेंगी। अगर जिस दिन नहीं भी होंगी तो उस दिन हम ग्रुप में आपको मैसेज डाल दिया करेंगे। अगर हम बर्थ की बात करते हैं तो इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? देखो यहां पर लिखा हुआ है कि 9 दिसंबर 1608 को। कभी कभी खाली 1608 ना पूछ करके वो कभी कभी इस तरीके से भी पूछ लेते हैं। 1608 तो सभी ऑप्शन में लिखा होगा, लेकिन इधर वाली जो मंथ वाली डेट होती है वो चेंज होती है, तो इसलिए हमें बड़े ध्यानपूर्वक इस चीज को पढ़ करके जाना है कि 9 दिसंबर 1608 को इनका जो जन्म होता है वो कहां होता है? ब्रेड स्ट्रीट चीप साइट लंदन में। कहां? ब्रेड स्ट्रीट चीप साइट लंदन इंग्लैंड में इनका क्या होता है? जन्म होता है। इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब जरा एक बार मैं आपका कमेंट देख लूं कौन कौन आ गया है। सिर्फ लक्ष्मण अंजनी आ गए भाई, 2 ही लोग आ पाए हैं। चलो फिलहाल हम 2 लोगों में ही क्लियर करना। गुड इवनिंग अंजनी। सर यूट्यूब पर क्लियर है ना? हाँ कोई नहीं, अब वो मैं राम सनेही भी आ गए। गुड इवनिंग जी। ठीक है, इतने लोग आ गए हो, काफी हैं, 2-3 लोग हैं, ठीक है चलता रहेगा। फिलहाल अब ये सही है, काफी बच्चों की शिकायत थी वहां पर जो है ऐप पर बहुत अच्छी क्लास नहीं हो पाती हैं, चल नहीं पाती हैं, यहाँ पर एकदम क्लियर रहता है। तो बस अब आपका एकदम लिस्ट करके वहां पे पूरा का पूरा फिर से एकदम रिवीजन हो जाएगा, और इस बात की आप बिल्कुल परवाह नहीं करना। अब आज से अगर हमने श्री गणेश कर दिया, चालू कर दिया, तो बस अब चालू हो गया है और लगातार आपकी क्लासेस चलती भी रहेंगी। ये 8 से 9 आपका रिवीजन है। इसके बाद हम आपको जो हमने टीजीटी का टेस्ट सीरीज चालू की है, ठीक है, उसमें भी हम आप सब लोगों को जोड़ देंगे, और जितना हम पढ़ाएंगे उनके एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज के रूप में आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलो फिलहाल अब हम सब कुछ अच्छा ही करने वाले हैं, धीरे धीरे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अब आगे हम लोग अगर डिस्कस करें तो इनका जो जन्म हुआ था, यानी कि जन्म के बाद में इनकी डेथ याद बनाए रखना कि इनकी मृत्यु कब हुई है। तो देखो 8 नवंबर को इनकी मृत्यु होती है 1674 में, और उस समय जॉन मिल्टन जी की उम्र जो होती है वो 65 साल होती है। बन हिल, और होती कहां है? वो जगह का नाम है बन हिल लंदन इंग्लैंड में। कहां? बन हिल लंदन इंग्लैंड में इनका क्या होता है? मृत्यु हो जाती है। अगर हम इनके माता पिता की बात करें तो हिज फादर बाज, इनके पिता का भी नाम क्या था? जॉन मिल्टन। अगर जैसे इनका नाम जॉन मिल्टन और इनके पिता का भी नाम जॉन मिल्टन, तो हम क्या करते हैं उसमें एक चीज हमें ध्यान बनाए रखना, जूनियर और सीनियर लगा करके बोल देते हैं, जूनियर जॉन मिल्टन और सीनियर जॉन मिल्टन। एंड हिज मदर, उनकी माँ बाज थी, वो कौन थी? सारा जेफरी थी, और उनकी माता कौन थी? सारा जेफरी। ठीक है, तो पिता का नाम जॉन मिल्टन और माता का नाम ध्यान बनाए रखना क्या था? सारा जेफरी था। अगर हम इनके एजुकेशन की बात करते हैं, अगर हम इनके एजुकेशन की बात करते कि इन्होंने शिक्षा दीक्षा कहां से ली, तो इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा सेंट पॉल्स स्कूल लंदन से, और कहां से? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड क्राइस्ट कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से इन्होंने क्या ली? शिक्षा दीक्षा। तो ये स्कूल्स के नाम ध्यान बनाए रखना है, सेंट पॉल स्कूल और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड क्राइस्ट कॉलेज, ये आपको क्या करना है? ध्यान बनाए रखना है। अगर हम इनके स्पाउस की बात करें, स्पाउस का मतलब होता है इनकी पत्नी, तो 1642 में हम किसकी बात करेंगे? 1642 में जो है इनकी सबसे पहली पत्नी थी, और
सबसे पहली बार शादी हुई थी वो 1642 में, और किससे हुई थी? मैरी पॉवेल से। लेकिन ये जो शादी थी वो बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रहती है। अच्छा, ये शादी भी बहुत अच्छी नहीं रहती, डेट मीन्स इनकी शुरुआत से ही इसमें दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट, इसके बाद 1656 में ये एक दूसरी शादी करते हैं कैथरीन वुडकॉक। जब मैरी पॉवेल की मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु के बाद 1656 में कैथरीन वुडकॉक से शादी की जाती है, और 1663 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि पहली वाली पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है, दूसरी वाली जो कैथरीन वुडकॉक होती है उनकी भी मृत्यु हो जाती है, तब 1663 में यानी कि 1663 में ये शादी कर लेती है। किससे? एलिजाबेथ मिन्थुल से। किससे शादी कर लेते हैं? एलिजाबेथ मिन्थुल से। और उस समय ये बूढ़े हो चुके होते हैं। सोचो 63 में ये तीसरी शादी की, और 63 में तीसरी शादी करने के बाद में आप खुद सोच करके देखो 74 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय इनकी उम्र कितनी होगी? बहुत, यानी कि और 1608 और इसके बाद 63 में आप समझ लो कि 50 साल से ऊपर हो इनकी उम्र हो चुकी। 55 साल की उम्र में मान के चलो, 55 साल की उम्र में ये मान करके चलिएगा कि इन्होंने अपनी तीसरी शादी की। और जब इन्होंने तीसरी शादी की तो इनसे ये आधी उम्र की थी। आगे हम डिटेल से आपको बताएंगे भी इनके बारे में। ठीक है, ऑक्यूपेशन की बात करते हैं तो देखो ऑक्यूपेशन में क्या है, इनको एलिजाबेथन यानी कि बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट। और ये क्वेश्चन आपके टीजीटी 2010 में पूछा जा चुका है कि ये एलिजाबेथन पोइट हैं और बिलेटेड एलिजाबेथन। ये एक इकलौते ऐसे पोइट हैं जिनका जन्म कैरोलिन पीरियड में होता है, लिखना इंटैग्नम पीरियड में शुरू करते हैं, और इनकी मृत्यु जो है वो रेस्टोरेशन पीरियड में होती है। तो पंपलेटर इनको कहा जाता है, हिस्टोरियन है, और ये क्या है? एक सिविल सर्वेंट है। कौन कौन है? बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट, यानी कि एक पंपलेटर है, हिस्टोरियन है, और एक ये क्या है? सिविल सर्वेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ, यानी कि कॉमनवेल्थ में ये सिविल सर्वेंट रहे इंग्लैंड के अंडर द ओलिवर क्रॉमवेल। जब 1649 में ओलिवर क्रॉमवेल शासन पर बैठा तो उनके शासनकाल में ये सिविल सर्वेंट ऑफ कॉमनवेल्थ रहे थे। ठीक है, अब इनका पीरियड जान लो कि ध्यान बनाए रखना कि 1625 से लेकर के 1660 तक का जो पीरियड है वो एज ऑफ मिल्टन के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है इसमें कि एज ऑफ मिल्टन के नाम से कौन सा पीरियड जाना जाता है, तो ध्यान बनाए रखना एज ऑफ मिल्टन के नाम से 1625 से लेकर के 1660। ये जो बायोग्राफी देखो, हम 3 बुक से आपकी बायोग्राफी क्लियर करवाएंगे। 3 बुक क्या, 3 बुक आपको लगवाएंगे टीजीटी के लिए, और मुझे लगता है ये 3 बुक आप लगा लोगे ना तो लिटरेचर आपका यहां से नहीं बचेगा। 3 बुक में एक तो मैं रंजीत सिंह आपको लगवा दूंगा, दूसरी आपको एसके अरोरा को पूरा लगवा दूंगा, और तीसरी जो है वो यूथ कंपटीशन को लगवा दूंगा। ये 3 बुक्स लगाने के बाद में लिटरेचर में से मुझे नहीं लगता कि कुछ बचेगा। बाकी जो सेपरेट इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं उनको मैं सेपरेट पढ़ा दूंगा तुम्हारे लिए। नेक्स्ट, अगला अगर हम बात करें आपसे सर्वे ऑफ ऑथर्स लाइफ की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आप देखते जाइएगा यहीं से। जब आप यहां से देखोगे तो अपने आप चीजें समझ आने लगेंगी। देखो, हिज फादर उनके पिता बाज मीन्स थे, एक स्क्रिविनर थे, बाय अ ट्रेड अ पर्सन हु जॉब, जिनकी एक जॉब थी, इज टू बी एबल टू रीड एंड राइट, जो रीड एंड राइट यानी कि लिखने और पढ़ने दोनों में सक्षम हो। हु मीन्स जो आल्सो मीन्स भी डेबल्स एज अ कंपोजर ऑफ चर्च, यानी कि चर्च में म्यूजिक कंपोजर का भी काम करते थे। कौन? इनके पिता। तो आप इनके बारे में ध्यान रखना, इनके पिता के बारे में, कि इनके पिता एक लेखक थे और एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका काम पढ़ने और लिखने में सक्षम होना चाहिए, जो चर्च संगीत के संगीतकार के रूप में भी काम करते थे, कंपोजर के रूप में भी काम करते थे। ठीक है, तो एक चीज विशेष ध्यान बनाए रखना ये। अगला, अगर हम बात करें म्यूजिक, ऑन अकाउंट ऑफ हिज मिडिल, देखिएगा ऑन अकाउंट ऑफ मींस के कारण, ऑफ हिज मिडिल स्ट्रेचर विद अवर्न हेयर। अब इनको क्या था? ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण, ऑफ हिज मिडिल स्ट्रेचर। मिडिल स्ट्रेचर का मतलब होता है कि उनका जो स्ट्रेचर था, यानी कि जो शरीर था, शरीर की वो बात कर रहे हैं,
तो मध्य कद वाले कह सकते हो, मिडिल स्टेचर। तो अपने मध्य कद होने के कारण, बहुत छोटा बौने कद के होने के कारण, विद अवर्ण, अवर्ण हेयर का मतलब होता है कि उनके जो हेयर थे, बाल थे, वो बहुत अवर्ण थे, शुभ कह सकते हो, शुभ बाल, ठीक है। एंड और एन ओवल फेस, और ओवल क्या होता है, एक अंडे के आकार का चेहरा नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ओवल फेस कहते हैं। यानी कि शुभ बालों के साथ उनके जो बाल थे वो घुंघराले थे बहुत ज्यादा, और मध्य कद और भूरे आंखों और निष्पक्ष जो है रंग के साथ एक अंडाकार चेहरे के कारण, इन सब चीजों के कारण इनको क्या कहा जाने लगा, यानी कि विद ग्रे आईज। और उनकी जो आंखें थी वो भी ध्यान रखना, आंखें कैसी थी, भूरी थी। और फेयर कॉम्प्लेक्शन, उनका जो कलर था, चेहरे का रंग था, वो भी गोरा था, यानी कि ये गोरे रंग के थे। और इस कारण मिल्टन को कहा जाने लगा लेडी ऑफ क्राइस्ट। अब यानी कि इनको लेडी ऑफ क्राइस्ट भी इनके दोस्तों के द्वारा बोला जाता था। इन बात इतनी समझ में आ गई, क्या समझ में आया, क्यों इनको एक तो मिडिल स्ट्रेचर, दूसरा अवर्ण हेयर, और तीसरा ओवल फेस के कारण, ग्री आइज के कारण, और उनका फेयर कॉम्प्लेक्शन था, यानी कि गोरे रंग के थे। इन सब क्वालिटीज के कारण जो मिल्टन थे, मिल्टन जी को मिल्टन को क्या कहा जाने लगा, लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान बनाए रखना, और ये टीजीटी के 2009 में पूछा जा चुका है। दूसरा, इन 1620, यानी कि अब हम थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे। देखो शुरुआत हम कहां से करेंगे, 1608 से हमने शुरुआत की। 16 से 8 से शुरुआत करने के बाद अब हम सीधे कहां पहुंचेंगे, 1620 में। यानी कि 1608 से जब 1620 में पहुंचेंगे तो इनके बीच का जो गैप होगा वो कुल 12 साल का होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जॉन मिल्टन की उम्र इस समय कुल कितनी है, 12 साल। 12 साल की उम्र में, यानी कि 1620 में ये कितने, 12 ईयर के थे, 12 साल के थे। तो मिल्टन ने अपने आप को इनरोल्ड कराया। इनरोल्ड का मतलब होता है दाखिला लिया मिल्टन ने। कौन से स्कूल में, एट सेंट पॉल्स स्कूल में, और जो कि कहां है, लंदन में है। अब आपको समझ आ गया होगा, कुल 12 साल की उम्र में इन्होंने कब 1620 में सेंट पॉल्स स्कूल में क्या ले लिया, एडमिशन ले लिया। किसने, जॉन मिल्टन ने। इतनी बात जानकारी होगी। तो इनका जो जन्म था वो कब हुआ, 1608 में। इसके बाद इनके पिता माता, इनका जन्म, ये बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट हैं, इन्होंने 3 शादियां की, कब कब की, ये सब चीजें आपके दिमाग में फिंगर ऑन टिप्स होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपको इसकी पीडीएफ जरूरत होगी तो आज ही हम आपके ग्रुप में पीडीएफ सेंड कर देंगे। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं, कुछ भी लिखिएगा मत, बस समझिए पीडीएफ को। और इस तरीके से हम बहुत कुछ अब आपको मिल्टन के ऊपर बताने वाले हैं। ठीक है, धीरे धीरे। अभी तो ये शुरुआत है बस आज। हिज फर्स्ट डेटेबल कंपोजिशन, उनकी जो पहली डेटेबल कंपोजिशंस थी, यानी कि बर्मीज थी, 2 साम्स। ओके, 2 साम्स का मतलब होता है 2 भजन डन किए गए थे, लिखे गए थे एट द एज ऑफ 15 एट लॉन्ग बेलिंगटन में। कहा, लॉन्ग बेलिंगटन में। मतलब ये हुआ कि सीधी सीधी सी बात, यहां पर जॉन मिल्टन जी ये कह रहे हैं हमसे कि 1620 में 12 साल की उम्र में ये लंदन के सेंट पॉल स्कूल में मिल्टन ने दाखिला लेने के बाद में उनकी पहली रचना की 2 भजन, जो उनकी पहली रचना की जो रचनाएं थी, उनके 2 भजन थे जो 15 साल की उम्र में लॉन्ग बेलिंगटन में, जो लॉन्ग बेलिंगटन था वहां किए गए थे कंपोजिशन। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जॉन मिल्टन के 2 भजन, 2 गीत, 2 सॉन्ग्स डन किए गए थे जो कि 15 साल में, वो कहां कंपोजिशन, उनकी रचना कहां की गई थी, तो आप नाम लोगे लॉन्ग बेलिंगटन में। अब हम धीरे धीरे कहां पहुंच रहे हैं, 1625 में। 1625 में ही बाज एनरोल्ड। अब इन्होंने सेंट पॉल स्कूल से अपना नाम कटा लिया। अब ये दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे, इन्होंने अपने आप को एनरोल किया एट क्राइस्ट चर्च कॉलेज में। कहां एनरोल कर दिया, क्राइस्ट चर्च कॉलेज में इन्होंने एनरोल किया एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कहां, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। ध्यान बनाए रखना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, सेंट क्राइस्ट, यहां से देखिएगा 1625 में इन्होंने दाखिला लिया एट क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने
दाखला ले लिया। कब ले लिया? तो ये यूनिवर्सिटी के छात्र कब बन गए? 1925 में। इसका मतलब कितने वर्ष की उम्र में? सोचो, 1608 से कहानी शुरू हुई। 1620 में एक एक चीज को ध्यान से देखते जाना। 1620 में इन्होंने सेंट पॉल स्कूल में एडमिशन लिया और यहां सेंट पॉल स्कूल में 5 साल तक पढ़ाई की होगी और इसके बाद 1625 में इन्होंने कहां एडमिशन ले लिया? देखो यहां से क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। तो सोचो यहां पे 12 साल हो गई और 12 5 17 यानी कि 17 साल की उम्र में ये यूनिवर्सिटी के छात्र हो गए। अब इन 1626 में 25 के बाद हम कहां पहुंचे? 1626 में। इसका मतलब कहानी अभी यूनिवर्सिटी की है, अभी ये कहां? क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में ही है, क्राइस्ट कॉलेज में ही है। 1626 में ही गॉट सस्पेंडेड, इनको सस्पेंड कर दिया गया, इनको क्राइस्ट कॉलेज से निकाल दिया गया, ठीक है। आफ्टर एन आर्गुमेंट, क्योंकि इन्होंने एक आर्गुमेंट किया था विद हिज ट्यूटर, अपने एक ट्यूटर से आर्गुमेंट किया था। और वो ट्यूटर इनके कौन थे? उन ट्यूटर का नाम क्या था जिनसे इन्होंने आर्गुमेंट किया था? उनका नाम था विलियम चैपल। क्या नाम था? विलियम चैपल। तो विलियम चैपल से आर्गुमेंट करने के बाद में इनको 1600 उसके अगली साल 25 में एडमिशन लिया, 26 में इनको क्राइस्ट कॉलेज से निकाल दिया गया। अब जब इनको कॉलेज से निकाल दिया गया तो ही रिटर्न टू हिज फैमिली, ये अपने परिवार में वापस आ गए इन लंदन में एंड बिगिन टू, शुरू कर दिया राइट, लिखना हिज फर्स्ट पोइट्री, उन्होंने अपनी पहली पोइट्री लिखी, ठीक है। ही इवेंचुअली बेन टू बैक, और इसके बाद फिर ये वापस गए कहां? टू कैम्ब्रिज, और इसके बाद ये पुनः कैम्ब्रिज वापस चले गए। तो 1626 में अपने ट्यूटर विलियम चैपल के साथ बहस के बाद उन्होंने कॉलेज से क्या कर दिया गया था? निलंबित कर दिया गया और वे लंदन में अपने परिवार में लौट आए और अपनी पहली कविता लिखना शुरू किया। वह अंत में कैम्ब्रिज वापस चले गए और इस बार जब अंत में वो इवेंचुअली अंततः जब कैम्ब्रिज वापस गए तो दिस टाइम, इस बार ही वाज असाइंड, उनके लिए नया टीचर अपॉइंट किया जा चुका था। यानी कि जो इनके विलियम चैपल थे, विलियम चैपल को क्या कर दिया था? निकाल दिया था और इनके लिए एक नया टीचर अपॉइंट किया, असाइंड किया, अ न्यू ट्यूटर। ये नए ट्यूटर कौन थे? नथेनियल टॉबी। कौन थे? नथेनियल टॉबी। तो अब ये चीज आपको नोटेड यानी कि ध्यान बनाए रखना है, किसके साथ इनकी बहस हुई थी? बहस विलियम चैपल के साथ हुई थी और इस कारण इनको स्कूल से भी निकाला गया। और जब ये दोबारा कैम्ब्रिज वापस आए तो विलियम चैपल की जगह पर इनको एक न्यू ट्यूटर असाइन किया गया था और उन न्यू ट्यूटर का नाम था, पढ़ाने वाले का नाम था नथेनियल टॉबी। ऑन दिसंबर 25, अब भाई ये क्रिसमस का दिन आ गया, दिसंबर 25, ध्यान बनाए रखना, क्राइस्ट मॉर्निंग यानी कि क्रिसमस का दिन है 1629, सन हमारी 1629 है। ऑन दिसंबर 25 1629 को, और उस समय ये अब कितनी साल के हो चुके हैं? 21 साल के। एट द एज ऑफ 21, 21 साल की उम्र में ही कंपोज्ड, इन्होंने रचना की एन ओड। तो सबसे पहले ओड की जो रचना की थी उस ओड का नाम था ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। क्या नाम था दोस्तों? ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। देखो कितनी बार रिपीट हुआ, 2001 में, 4 में और 9 में। क्या बताया हमने? 25 दिसंबर 1629 को 21 साल की उम्र में इन्होंने अपने पहले ओड की रचना की और उस ओड का नाम था ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ठीक है, ये क्रिसमस की मॉर्निंग पर इसको लिखा गया था कैम्ब्रिज में ही। इस ओड को क्रिसमस मॉर्निंग पर लिखा गया था एट कैम्ब्रिज में। हिज एपिटैफ, एपिटैफ का मतलब होता है, आप जानते हो, कब्र पर अंकित शब्द होते हैं, उनको एपिटैफ कहा जाता है। तो एक उन्होंने एपिटैफ भी इसी समय लिखा था, हिज एपिटैफ, जो कि शेक्सपियर करके, हिज एपिटैफ शेक्सपियर वाज आल्सो कंपोज्ड, वो उसकी भी रचना की गई थी ड्यूरिंग दीज डेज, इन्हीं दिनों के दौरान। ध्यान बनाए रखना, एक ऑन शेक्सपियर करके 2021 में पूछा गया था सवाल, ऑन शेक्सपियर। इनकी सबसे पहली क्या थी? कंपोजिशन थी, जो कि अनोनिमसली पब्लिश करवाई गई थी। तो ध्यान बनाए रखना, इसी समय इन्हीं दिनों के दौरान जो है विलियम शेक्सपियर ने
विलियम शेक्सपियर के एपिटैफ के रूप में इन्होंने हिज एपिटैफ शेक्सपियर वाज आल्सो कंपोज किया था ड्यूरिंग दी डेज। तो बात समझ में आ गई होगी कि सराहनीय ड्रामेटिक कवि विलियम शेक्सपियर पर उनका एक महाकाव्य इन दिनों के दौरान रचा गया था। ठीक है, उनकी पहली पोइम ऑन शेक्सपियर 1630 थी, जो कि अनोनिमसली विलियम शेक्सपियर की दूसरे फोलियो जो सेकेंड फोलियो था, ठीक है, सेकेंड फोलियो में ऑन शेक्सपियर करके पब्लिश करवाया गया था और इसकी जो डेट थी पब्लिश करवाने की वो 1630 थी। ठीक, तो ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, ध्यान बनाए रखना। चलो, ड्यूरिंग दी डेज ऑन दी एडमायरेबल ड्रामेटिक पोइट, और एक प्रशंसनीय पोइट थे विलियम शेक्सपियर के ऊपर बा आल्सो कंपोज्ड ड्यूरिंग दी डेज, उन्होंने इन्हीं के ऊपर एक और अच्छी रचना कंपोज की थी। ठीक है, हिज फर्स्ट पब्लिश्ड पोइम, इनकी किसकी, जॉन मिल्टन की सबसे पहली पब्लिश्ड पोइम बाज मीन्स थी, वो कौन सी थी दोस्तों, ऑन शेक्सपियर थी, जो कि 1630 में आई थी। और अनोनिमसली का मतलब होता है गुमनाम तरीके से, यानी कि बिना नाम के इसको पब्लिश इंक्लूडेड किया गया था इन दी सेकेंड फोलियो। किसमें, सेकेंड फोलियो एडिशन में, जो विलियम शेक्सपियर के 4 फोलियो आए थे उनमें से जो सेकेंड फोलियो था उसमें इसको रखा गया। आप विलियम शेक्सपियर ही टोको हिज बीए डिग्री, और इन्होंने अपनी बीए की डिग्री जो ली थी वो कब ली थी, मार्च 16 यानी कि 26 मार्च 1629 को। तो बीए की डिग्री कब ली थी, 26 मार्च 1629 को, और एमए की डिग्री इन्होंने 3 जुलाई 1632 को। इसका मतलब इन्होंने ग्रेजुएशन 1629 में कर लिया और पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने 1632 में। एक बार आपके कमेंट ले लूं, क्या कोई दिक्कत परेशानी हो? 8 बजे वाली क्लास, अच्छा वो पहले ही के हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि बीए की डिग्री इन्होंने कब ली थी, बीए की डिग्री 26 मार्च 1629 को, और एमए की डिग्री इन्होंने 3 जुलाई 1632 को ली थी। ही देन, और इसके बाद बेन टू लिव ये रहने चले गए, बेन टू लिव ये रहने चले गए विद हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ ऑन देयर कंट्री स्टेट। जो कंट्री स्टेट का मतलब यहाँ पे देहात के क्षेत्र में रहने चले गए, और वो जगह थी हॉर्टन। इसी जगह को हम ये जो समय था 1632 से लेकर के 1638 तक के समय को हॉर्टन पीरियड के नाम से जानते हैं। किस नाम से, हॉर्टन पीरियड के नाम से जानते हैं। तो ये भी ध्यान बनाए रखना कि कब से कब तक का समय जो है वो हॉर्टन पीरियड कहा था। ये इनका हैप्पी लाइफ था, ठीक है। इस पीरियड में इन्होंने अपने आप को बिल्कुल बंद कर लिया और ज्यादातर पढ़ाई में अपने आप को लगा दिया था। तो कंट्री स्टेट एट हॉर्टन वेयर, जहां पर हिज फादर उनके पिता है रिटायर्ड हुए थे एट अ शॉर्ट टाइम एगो, कुछ समय पहले, जहां पर कुछ समय पहले इनके पिता क्या हुए थे, रिटायर्ड हुए थे। तो इतनी बात समझ में आ गई। 29 में ग्रेजुएशन की डिग्री, 32 में जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री। इसके बाद 32 में ये अपने गांव चले गए, घर चले गए, देहात के क्षेत्र में चले गए हॉर्टन नामक जगह पर, और 32 से लेकर के 38 तक इसी बीच में रहे। तो इनकी जो कविताएं हैं वो भी 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हम इनकी जो कविताओं को है वो स्कूली एज के रूप में डिवाइड करते हैं, जो कि शुरुआती एज होती है यूनिवर्सिटी टाइम की, और दूसरा हॉर्टन पीरियड में इन्होंने कौन कौन सी कविताओं की रचना की, जैसे एल एलेग्रो, इल पेंसेर्सो, कॉमस, लैसिडस, इस तरीके की रचनाएं जो है इन्होंने हॉर्टन पीरियड में की थी 32 से लेकर के 38 के बीच में। और इसके बाद फिर बीच में इन्होंने बहुत सारे ट्रैक्ट लिखे थे, 39 से लेकर के 45 तक बहुत सारे ट्रैक्ट लिखे थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम 49 में बात करें तो इतना नहीं लिखा, लेकिन फिर इन्होंने अपना एपिक दिया, ठीक है, जिसको आप सब लोग जानते हो, पैराडाइज लॉस्ट। आगे हम बात भी करेंगे उसकी इंपॉर्टेंस वो है। अब आपको समझना क्या है कि उसी समय इनके पिता जो हैं वो रिटायर्ड हुए थे अ शॉर्ट टाइम एगो, कुछ ही समय पहले। हिज बोथ द मास्क, इनके 2 मास्क हैं,
ठीक है, एक आर्केड्स और दूसरा कॉमर्स। ये दोनों मास्क बर कंपोज किए गए फॉर द नोबेल। तो कौन कौन से? इसी समय आर्केड्स और कॉमर्स, ये दोनों मास्क जो हैं वो कंपोज किए गए फॉर अ नोबेल पैट्रॉन्स। किसके? नोबेल, जो श्रेष्ठ पैट्रॉन्स थे, ठीक है, उनके। देखो उस जमाने में हर किसी के पैट्रॉन्स हुआ करते थे, जो भी कवि होते थे, ठीक है, उनके संरक्षक जरूर हुआ करते थे। तो परफॉर्म किया था 1632 में। कब? 1632 में। यानी कि अगर हम बात करें, इनको साइड से ऐसे लेते चलना, मान लीजिए आर्केड 1632 में है तो कॉमर्स 1634 में। ठीक है, क्या किया गया था? परफॉर्म किया था लुडलो कैसल में रिस्पेक्टिवली। बात समझ में आ गया? आर्केड 1632 में और कॉमर्स हमारा 1634 में परफॉर्म किया गया। आगे कॉमर्स आर्गूड किया जाता है फॉर दी वर्चुअसनेस ऑफ आ टेम्परेंस एंड चेस्टिटी। जो कॉमर्स होता है, कॉमर्स इसमें एक ब्लेंड दिखाया जाता है जो कि क्या करता है, यहाँ पर जो कोई लड़की या महिलाएं होती हैं उनकी चेस्टिटी से खेलता है, तो उसी के बारे में इसमें बेहतर तरीके से बताया गया है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो अप्रैल 1637 में उनकी माता जो थी, जिनका नाम सारा जेफरी था, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो देखो डेट ध्यान बनाए रखना, लाइन से 1608 में जन्म हुआ, इसके बाद कहीं कोई डेट ध्यान बनाए रखने वाली बात नहीं है। 1620 में इन्होंने जो है एक सेंट जॉन कॉलेज जो था उसमें एडमिशन लिया। इसके बाद 1625 में क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 26 में इनको जो है 26 में इनको बाहर निकाल दिया गया। 29 में इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 1632 में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 32 के बाद में 1632 में ही इनका आर्केड्स आया और 1632 में ही आर्केड्स आया और 1634 में इनका जो है कॉमर्स आया था। इसके बाद में जो इनकी कंपेनियन पोएम कही जाती हैं वो भी इसी पीरियड, इसी समय के दौरान लिखी गई थी। ठीक है, एल एलेग्रो और इल पेंसेरसो, ठीक है, जिसमें हैप्पी और मलंकली मैन को बताया जाता है। ये इनकी कंपेनियन या कहते हैं कि जैसे नहीं जुड़वा बहनें नहीं होती हैं, तो वो कहा जाता है इन्हीं पोएम्स के लिए। तो 34 को ध्यान बनाए रखना। इसके बाद 1637 में क्या आया था? लैसिडस आया था। और इसके बाद 1632 से लेकर ये लैसिडस लिखी 37 में गई थी और इसको पब्लिश 38 में करवाया गया था। रीपब्लिश ये लैसिडस जो हुई थी वो 1645 में हुई थी, लेकिन 1632 से लेकर के 1638 तक का जो पीरियड था वो हॉर्डन पीरियड कहलाता है। तो इतनी बातें आपको ध्यान बनाए रखना है। इसके बाद 1637 में ही दोस्तों इनकी जो माता होती हैं सारा जेफरी, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो 1637 में दो घटनाएं ध्यान बनाए रखना जो कि इंपॉर्टेंट हुई। एक तो इनकी माता सारा जेफरी की मृत्यु होती है और दूसरा दोस्तों 1637 में ही ये लैसिडस, एक बहुत ही फेमस एलेजी होती है, उसकी रचना करते हैं और ये एक पास्टोरल एलेजी है, ये भी ध्यान बनाए रखना। बाज बरीड, जिनको दफनाया गया, इनकी जो माता सारा जेफरी थी जिनकी मृत्यु हुई, तो उनको दोस्तों दफना दिया गया था इन दी टाउन, कस्बा में, हॉटन सिटी जो था, हॉटन सिटी में ही इनको, इनकी माता जी को दफन कर दिया गया था। इन नवंबर 1637, अगर हम नवंबर 1637 में बात करें तो ही रोट दी पोएम, उन्होंने एक कविता लिखी थी और नवंबर 1637 में। अब देखो इनकी माता जी की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? अप्रैल 1637 में। ध्यान बनाए रखना, अप्रैल 1637 में। और अप्रैल के बाद नवंबर में, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी कि 5-6 महीने बाद, 6-7 महीने बाद इन्होंने लैसिडस की क्या कर दी? नवंबर 1637 में इन्होंने लैसिडस पोएम की रचना कर दी, जो कि क्या थी? एक पास्टोरल एलेजी थी। ठीक है, फॉर हिज फ्रेंड, इनके एक दोस्त थे जिनका नाम था एडवर्ड किंग। क्या नाम था? तो ध्यान बनाए रखना, इन्होंने जो लैसिडस की रचना की वो अपने दोस्त एडवर्ड किंग की मृत्यु से दुखी होकर के इस पास्टोरल पोएम की रचना की। इसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज मैं अलग से आपको बताऊंगा इस पोएम के ऊपर। ठीक है, इस पोएम की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस भी हैं, उनको भी डिस्कस करूंगा। तो इनके फ्रेंड एडवर्ड किंग थे,
ठीक है, उनके ऊपर इसको लिखा गया। और 1638 में इन द स्प्रिंग के मौसम में, ठीक है, ही सेट आउट फॉर अ टूर। उसके अगली साल 1638 में एक टूर पर निकल गए, और वो टूर कहाँ का था? फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली। तो आपसे पूछा जाए जॉन मिल्टन जी 1638 में 3 जगह के टूर पर निकलते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? एक तो फ्रांस, दूसरा दोस्तों स्विट्जरलैंड, और तीसरा मेरे दोस्तों इटली। इन 3 जगह के टूर पर जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये वहां पर घूम ही रहे होते हैं, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली की यात्रा कर ही रहे होते हैं कि क्या पता लगता है ही वाज फोर्स्ड, इनको विवश किया जाता है टू रिटर्न होम, घर वापस लौटने के लिए इन जुलाई 1639 में। यानी कि उसके अगली साल 1639 में इनको घर वापस लौटने के लिए विवश होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रूमर फैल चुकी होती है। रूमर्स का मतलब होता है अफवाह फैल चुकी होती है कि रूमर स्वेल्स फैल जाती है आप सिविल वार कि सिविल वार जो है इंग्लैंड में शुरू होने वाला है। इंग्लैंड में क्या? सिविल वार जो है वो शुरू होने वाला है। सिविल वार क्या होता है? गृह युद्ध होता है, उसी को हम कहते हैं। अब जुलाई 1939 में ये क्या करते हैं? ये घर तो वापस लौट आते हैं। तो जुलाई 1639 में, कब? 1639 में ही कंपोज्ड ये एक और पोएम की रचना करते हैं, और उस पोएम का नाम होता है एपिटाफियम। ठीक है, एपिटाफियम डेमोनिस, ये इनकी पोएम का नाम होता है। जो एपिटाफियम डेमोनिस होता है वो भी एक एलेजी होती है, ये भी एक एलेजी होती है, ध्यान बनाए रखना, एलेजी होती है। और ये जो एलेजी ये लिखते हैं, इनके एक चाइल्डहुड फ्रेंड, देखो इनके 2 फ्रेंड होते हैं, एक चाइल्डहुड फ्रेंड होते हैं और दूसरा इनके यूनिवर्सिटी फ्रेंड होते हैं। ठीक है, तो दोनों दोस्तों के नाम भी तुम्हें ध्यान बनाए रखना है। तो इनके जो चाइल्डहुड फ्रेंड होते हैं जिनका नाम होता है चार्ल्स ड्यूडटी, ये क्या है? एक एलेजी है। और इनके बेस्ट चाइल्डहुड फ्रेंड, बचपन के दोस्त होते हैं जिनका नाम होता है चार्ल्स ड्यूडटी। ठीक है, उनकी मृत्यु से दुखी होकर के वो इस एलेजी की रचना करते हैं। और जिस समय चार्ल्स ड्यूडटी की मृत्यु हुई होती है तो उस समय ये वहां पर नहीं होते, उस समय ये यूरोपियन टूर पर होते हैं जब इनकी मृत्यु। तो हु डाइड, जब ये मर गए तो उस समय हु डाइड ड्यूरिंग मिल्टन्स यूरोपियन टूर, यानी कि मिल्टन के यूरोपियन टूर के दौरान इनके दोस्त चार्ल्स ड्यूडटी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, जो कि इनकी बेस्ट चाइल्डहुड फ्रेंड थे। और इनकी मृत्यु से दुखी होकर के जिस एलेजी की रचना की, उस एलेजी का नाम कहीं पर लिख लीजिएगा। ठीक है, एपिटाफियम डेमोनिस, एपिटाफियम डेमोनिस। अगला नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला पॉइंट हम कहां पहुंच गए 39 के बाद? चलते चलते हम 1642 में पहुंच गए। ठीक है, 1642 में एट द एज ऑफ 34 अब इनकी उम्र 34 साल की हो चुकी है। यानी कि अब ये धीरे धीरे कितने साल के हो गए हैं? 34 साल के हो गए हैं। तभी क्या इनको शादी करने का विचार आता है। और एक वहां की एक अजीबोगरीब चीज होती है कि खुद की उम्र 34 साल, इतना ज्यादा, शादी का जो एज डिफरेंस होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। यानी कि इनकी खुद की उम्र 34 साल है, लेकिन ये जो शादी करते हैं जॉन मिल्टन, वो 17 ईयर ओल्ड 17 साल की एक लड़की होती है मैरी पॉवेल। ठीक है, 17 साल की एक लड़की होती है मैरी पॉवेल, जिससे इनकी शादी होती है 1642 में। कब? 1642 में। लेकिन आगे अब इतना ज्यादा एज डिफरेंस होने के कारण ये जो मैच था, ये जो जोड़ा था, पेयर था, ठीक है, ये जो कपल पेयर था, ठीक है, वाज नॉट अ गुड वन। ये जो मैच जो है वो बहुत अच्छा नहीं था। पहली चीज तो इसमें एज डिफरेंस ही बहुत ज्यादा दिख रहा है। 17 दूनी 34, ठीक अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ ये क्या कर लेते हैं? शादी कर लेते हैं दोस्तों। फिर एंड मैरी सो रिटर्न्ड, तो ये पेयर अपने आप में अच्छा, यानी कि उस समय ये इनका जो कहते हैं कि जब तक आपकी मानसिक चीजें एक दूसरे से मैच नहीं करती, ठीक है, मन की बातें एक दूसरे को मैच नहीं करेंगी, तब तक वो पेयर भी अच्छा नहीं होगा। तो यहां पर क्या होता है कि ये किसी अलग तरीके से सोचती हैं, वो किसी अलग तरीके से सोचती हैं, तो इनके जो सोचने विचारने की जो पावर है वही मैच नहीं कर पा रही है। तभी क्या होता है, मैरी जल्दी ही मैरी पॉवेल रिटर्न वापस चली जाती हैं टू हर फैमिलीज होम, अपने परिवार के घर।
डेट मीन्स अपने मायके चली जाती हैं, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ के बावजूद, डिस्पाइट दी, ओके, एक्रीमोनस स्टार्ट, बहुत ज्यादा अच्छी स्टार्ट ना होने के बावजूद भी दे आर 10 ईयर्स स्टार्ट टू 10 ईयर्स मैरिज, यानी कि इनकी जो शादी होती है वो 10 साल तक रह पाती है, यानी कि ये फिर भी 10 सालें गुजार देते हैं एक दूसरे के साथ। द कपल इवेंचुअली, और इस कपल से इवेंचुअली कंसीव किया जाता है 3 डॉटर्स, 3 पुत्रियां, यानी कि 3 डॉटर्स, 3 पुत्रियां एंड अ सन, और एक बेटा। कुल मिलाकर के पहली वाली पत्नी से जॉन मिल्टन को 4, ठीक है, 4 संतानें थीं, जिनमें 3 जो हैं वो क्या थीं, पुत्रियां थीं, और एक क्या था, बेटा था। तो ध्यान बनाए रखिएगा कि मैरी पॉवेल से इनको कितने बच्चे थे, 4, जिसमें 3 पुत्री और एक बेटा। आगे इसके बाद में 1643 में अनहैप्पी, यानी कि उसके अगले साल 1642 में भैया इनकी शादी होती है, और 43 में देखिएगा अनहैप्पी इन हिज मैरिज, अपनी जो शादी से थे तो ये बहुत ज्यादा अनहैप्पी थे, बहुत खुश नहीं थे, और इस तरीके से इन्होंने ही रोट, इन्होंने लिखा, एक पंपलेट लिखा, ठीक है, कंडेमनिंग, कंडेमनिंग का मतलब होता है कंडेम करना, आलोचना करते हुए इंग्लैंड के डाइवोर्स लॉ, जो इंग्लैंड में उस जमाने में डाइवोर्स लॉ थे, उनकी आलोचना करके इन्होंने एक पंपलेट लिखा और उसको टाइटल दिया था डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। मैंने क्या नाम दिया था, डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, फॉलोड बाय द जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर। तो ध्यान बनाए रखना कि अपनी शादी से नाखुश होकर के इन्होंने चैलेंज किया था इंग्लैंड के कुछ जो वहां के डाइवोर्स के लॉ थे, जो कानून थे, उनको चैलेंज किया, और उनको चैलेंज करते हुए इन्होंने एक पंपलेट लिखा, और उस पंपलेट का नाम रखा, क्या लिखा, डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स फॉलोड बाय द जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्या था, टेट्राकॉर्डन एंड कोलेस्टेरियन, ये इनके क्या थे, जो पंपलेट थे उनके नाम थे, ठीक है। और इन पंपलेट के ये इतने सारे इन्होंने डाइवोर्स के ऊपर पंपलेट लिख डाले, तो इन्हीं के कारण इनको डाइवोर्स ट्रैक्ट के नाम से जाना जाने लगा, दी सो कॉल्ड डाइवोर्स ट्रैक्ट। और इससे मिल्टन को भी एक नाम मिला था, क्या, मिल्टन दी डाइवोर्सर। क्या नाम मिला था इससे, मिल्टन दी डाइवोर्सर। मिल्टन इज दी डेरिसिव निकनेम, और इसी के कारण मिल्टन को एक निकनाम दिया गया था, किसका, मिल्टन दी डाइवोर्सर। अब 1644, ये डेट याद बनाए रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1644 में आफ्टर द स्टेशनर्स कंपनी, ओके, अटेम्प्टेड टू सेंसर मिल्टन्स जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर, उस समय जो सेंसर बोर्ड था उसकी अनुमति के बिना आप कुछ भी जो है वो शो नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने अटेम्प्ट किया था टू दी सेंसर मिल्टन्स जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर, और ही पब्लिश दी इम्पैशनेट ट्रैक्ट, और एक कोलेस्टेरियन एक ट्रैक्ट था, उसको इन्होंने क्या करा, पब्लिश कर दिया। तो इनके ये कुछ ट्रैक्ट के नाम यहां पर दिए गए थे, यहां से देखिएगा, एरोपेजेटिका, एक मिनट कनेक्ट कर दें तुम्हें, ही पब्लिश द इम्पैशनेट ट्रैक्ट, और इसके बाद जॉन मिल्टन ने एक इम्पैशनेट ट्रैक्ट की को पब्लिश करवाया था, और उस ट्रैक्ट का नाम था क्या, एरोपेजेटिका। ये भी बहुत पूछा जाता है, इसकी डेट कभी कभी बहुत पूछ ली जाती है, 1644, इन सपोर्ट ऑफ फ्री प्रेस। और एक किसकी सपोर्ट में एरोपेजेटिका लिखा था, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ध्यान बनाए रखना। अगला अगर हम बात करें कि 47 में धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, तो 1647 में इनके पिता जो जॉन मिल्टन, यानी कि सीनियर जॉन मिल्टन थे, उनकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में ऑन जनवरी 30 1649 में किंग चार्ल्स, जो किंग चार्ल्स थे, 30 जनवरी 1649 में किंग चार्ल्स को
पब्लिकली क्या कर दिया गया था, बिहेडेड कर दिया गया था। बिहेडेड का मतलब होता है कि इनका सर कलम कर दिया, धड़ से अलग कर दिया था। ये कि यूसरिंग इन अ रिपब्लिकन गवर्नमेंट, ओके, लेड बाय ओलिवर क्रॉमवेल और मिल्टन सपोर्टेड द रिमूवल ऑफ द किंग। और इस पर जो मिल्टन थे उन्होंने क्या करा, सपोर्ट किया था किसको, जो चार्ल्स फर्स्ट थे उनके सिंहासन से हटाए जाने को। तो इसको मिल्टन ने जस्टिफाई किया था, इसी वजह से मिल्टन को बाद में जेल भी जाना पड़ा था कुछ समय के लिए। तो अब आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि इन्होंने क्या क्या चीजें कब कब की। यानी कि 1647 में इनके पिता जॉन की मृत्यु होने के बाद में 30 जनवरी 1649 को किंग चार्ल्स की सार्वजनिक रूप से हत्या कर दी गई। किंग चार्ल्स की सार्वजनिक रूप से क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। और ओलिवर क्रॉमवेल के नेतृत्व में एक गणतंत्र सरकार की शुरुआत की गई। अब जब ओलिवर क्रॉमवेल ने एक गणतंत्र गवर्नमेंट की यानी कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट की शुरुआत की गई, लेड की गई, जिसका सपोर्ट किसने किया था, मिल्टन ने किया था। ठीक है कि और किसका सपोर्ट किया था, ध्यान बनाए रखिएगा, इनको हटाए जाने को ओलिवर क्रॉमवेल को सपोर्ट किया था। और किसके अगेंस्ट, किंग चार्ल्स। ठीक है, जो चार्ल्स किंग थे फर्स्ट, इन्हीं को तो बिहेडेड किया गया, इन्हीं की तो हत्या की गई थी। ठीक है, तो इस बात का सपोर्ट किया। तो मिल्टन सपोर्टेड द रिमूवल ऑफ द किंग, यानी कि जो राजा था पहले उसको हटाए जाने का सपोर्ट किसने किया, मिल्टन ने किया था। अब आगे 1649 में ध्यान बनाए रखना, 1649 में ये बहुत पूछा जाता है। देखिएगा क्या करा, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट 1649 में बाज पब्लिश्ड। यानी कि जॉन मिल्टन ने इनका एक वर्क और डिफेंड करते हुए लिखा था। ठीक है, एक वर्क और लिखा था 1649 में पब्लिश कराया, जिसका नाम था द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। क्या नाम था, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, जो कि 1649 में पब्लिश कराया गया। इन बीच जिसमें ही डिफेंडेड, इन्होंने डिफेंड किया था द राइट ऑफ पीपल टू एग्जीक्यूट किया गया था अ गिल्टी सॉवरेन चार्ल्स फर्स्ट, जिसमें इन्होंने क्या बताया था, यानी कि 1649 में द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने लोगों को एक दोषी, यानी कि जो कि चार्ल्स फर्स्ट को यहाँ पे बात कर रहे हैं, को यहाँ से हटाए जाने का, निष्पादित किए जाने का विचार किया, चाहे अत्याचारी हो या ना हो। ठीक है, तो बेदर का मतलब चाहे हो, टायनिकल अत्याचारी और नॉट या ना हो, चीपली मुख्य रूप से ड्यू टू दिस वर्क, इसी वर्क के कारण। तो ये भी बात बहुत ध्यान बनाए रखना, इसी वर्क के कारण, द टेन्योर ऑफ किंग्स के कारण इनको अपॉइंटेड किया गया। क्या अपॉइंट किया गया, इनको नियुक्त कर दिया गया दोस्तों, सेक्रेटरी ऑफ द फॉरेन टंग्स टू क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट। क्रॉमवेल की गवर्नमेंट ने इनको क्या अपॉइंट किया, सेक्रेटरी ऑफ द फॉरेन टंग्स इनको अपॉइंट किया गया। मतलब ये था कि इस काम के कारण, कौन से काम के कारण, कि इन्होंने सपोर्ट किया था क्रॉमवेल सरकार को। ठीक है, और इनके सपोर्ट में एक वर्क लिखा था द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट करके। तो इस काम के कारण इन्हें क्रॉमवेल की सरकार के द्वारा विदेशी भाषा के सचिव जो है वो नियुक्त कर दिया गया, सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग्स, यानी कि विदेशी भाषा के सचिव जो है इनको नियुक्त किया गया। और ये जो क्वेश्चन है इनका, वो टीजीटी 2004 में पूछा गया है। ही रिसीव्ड अ सैलरी, इनको सैलरी एंड लॉगिंग रहने के लिए एट स्कॉटलैंड यार्ड। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके बाद में उन्हें स्कॉटलैंड यार्ड में जो है वेतन और आवास प्रदान किया गया। अक्टूबर 1649 में इन्होंने इकोनोक्लास्टिस करके एक वर्क था, आइकोनोक्लास्टिस, अक्टूबर 1649 में ही पब्लिश्ड एक वर्क और पब्लिश किया था। ठीक है, आइकोनोक्लास्टिस, ही एक्सप्लिसिट डिफेंस ऑफ द रेजिसाइड। रेजिसाइड क्या होता है, राजा की हत्या को कहा जाता है। ठीक है, रेजिसाइड किसको, राजा की हत्या को कहा जाता है। तो अक्टूबर 1649 में इन्होंने इकोनोक्लास्टिस को प्रकाशित किया, जो कि रेजिसाइड का एक स्पष्ट बचाव था, यानी कि राजा की हत्या के बचाव में लिखा गया ये वर्क था।
ओके, इकोन, और ये किसके जवाब में लिखा गया, ये चीज आपको आइकोनोक्लास्टिस जो है वो किसके जवाब में लिखा गया था, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये इन दी रिस्पॉन्स, जवाब में आप दी आइकोन बेसिलिक, ठीक है, बेसिलिक के आइकोन बेसिलिक के जवाब में के रिस्पॉन्स में इस वर्ग को लिखा था। तो ये भी ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लिया जा सकता है कि किसके जवाब में इसको लिखा था, आइकोनोक्लास्टिस को। आ फिनोमिनल बेस्ट सेलर पॉपुलरली एट्रीब्यूटेड टू द चार्ल्स फर्स्ट। ये जो है क्या था, फिनोमिनल बेस्ट सेलर था। इसका मतलब ये हुआ आइकोनो बेसिलिक के जवाब में एक अभूतपूर्व सर्वश्रेष्ठ विक्रेता ने चार्ल्स को जिम्मेदार ठहराया था, जिसमें राजा को एक निर्दोष ईसाई शहद के रूप में चित्रित किया गया था। और ये जो इसमें जो था, किसमें, आइकोन बेसिलिक में, इसमें राजा को ये जो जिसको बेहेडेड किया गया था, जिसका सर जो है वो धड़ से अलग किया गया था, उसमें पोर्ट्रेट किया गया था। इस वाली बुक में राजा को एज एन इनोसेंट बताया गया था, क्रिश्चियन मार्ट। और इसमें जो ईसाई का शहीद, ईसाइयों का शहीद, मार्टर का मतलब होता है शहीद, तो इसे क्रिश्चियन मार्टर यानी कि क्रिश्चियन शहीद बोला गया था और इसे निर्दोष करार बताया गया था उनकी पुस्तक में। उसी के जवाब में उन्होंने लिखा था, ठीक है। डिमेंशनिंग आई साइड, अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है यहां से। इन फरवरी 1652 में, इन फरवरी 1652 में, आफ्टर ईयर ऑफ डिमेनिशिंग आई साइट, इनकी पूरी की पूरी आई साइट जो आंखों की रोशनी थी वो बिल्कुल गायब हो गई। लाइकली कॉज्ड ऑफ, और किसके कारण इनके आंखों की रोशनी चली गई, इनके आंखों की रोशनी जो है वो किसके कारण चलेगी, तो ग्लाइकोमा नामक बीमारी के कारण। किसके कारण, ग्लाइकोमा नामक बीमारी से। इसके बाद में मिल्टन हो गए टोटली ब्लाइंड, और ये टोटली ब्लाइंड हो गए। और ये देखो 2001, 4 और 13 में पूछा गया, यानी कि ऑन 5 में 1652 में हिज वाइफ मैरी पॉवेल जो थी उनकी भी मृत्यु हो गई। ये जो साल थी ना 52 वाली, 1652, ये साल इनके लिए बहुत खतरनाक साबित हुई। इसी साल इनके आंखों की रोशनी गई, इसी साल इनकी पत्नी मैरी पॉवेल की मृत्यु हुई, इसी साल इनका जो इकलौता पुत्र था मैरी पॉवेल से, क्योंकि 3 बेटियां एक बेटा था, तो जो एक बेटा था उसकी भी मृत्यु इसी साल 1652 में होती है। तो ये साल इनके लिए बहुत खतरनाक थी। देखिएगा 1652 में उनकी पत्नी जो है, और एक चीज ध्यान बनाए रखना, कभी कभी पूछते हैं कि इस जिस समय ये टोटली ब्लाइंड हुए थे उस समय इनकी उम्र कितनी थी, तो 44 वर्ष की आयु में। ध्यान बनाए रखना ये चीज, 44 वर्ष की आयु में जॉन मिल्टन टोटली ब्लाइंड हो गए, पूरी तरीके से अंधे हो गए थे, ठीक है। और अगर आप 1608 में 1652 की बात करोगे तो 44 साल ही आएंगे, ठीक है। तो 44 साल की उम्र में ये क्या हो गए थे, टोटली ब्लाइंड हो गए थे। 1608 में 44 जोड़ोगे तो 1652 पे आप पहुंच जाओगे। अगला, इसी साल इनकी पत्नी मैरी पॉवेल की मृत्यु हुई 3 डेज आफ्टर गिविंग बर्थ टू द कपल्स 4th चाइल्ड, क्योंकि ये 4th चाइल्ड को जन्म दे रही थी, डॉटर डिबोरा। किसको, डॉटर डिबोरा को। और हिज, तो ध्यान रखना, डॉटर डिबोरा को जन्म देते समय इनकी पहली पत्नी मैरी पॉवेल की मृत्यु हो जाती है। और उसी साल दोस्तों हिज यंग सन, उनका जो यंग सन था जॉन, जिसका नाम था, क्या नाम था, जॉन, डाइड सून आफ्टर, और वो भी मर जाता है। इसके बाद ऑन नवंबर 12 नवंबर, अब किसमें, 12 नवंबर 1556 को ही मैरिड, वो शादी कर लेते हैं हिज सेकेंड वाइफ, अपनी दूसरी पत्नी, और दूसरी पत्नी का नाम क्या होता है, कैथरीन वुडकॉक। और इसके बाद वो दूसरी पत्नी अपनी शादी कर लेते। तो अब आपको क्लियर ये पता लग गया होगा कि पहली पत्नी मैरी पॉवेल, जब 1652 में मैरी पॉवेल की मृत्यु हो जाती है, तो इसके 4 साल बाद 1656 में ये कैथरीन वुडकॉक यानी कि दूसरी शादी कर लेते हैं 56 में, ठीक है, कैथरीन वुडकॉक के साथ में।
ऑन फरवरी 3 और 3 फरवरी 1658 को हिज सेकेंड वाइफ, उनकी जो दूसरी पत्नी होती हैं कैथरीन वुडकॉक, वो भी मर जाती हैं। देखो 56 में 1656 में भैया शादी हुई, इसके 2 साल बाद, ये शादी सिर्फ 2 साल ही टिक पाई। 1658 में इनकी जो सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक थी, उनकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। डाइड 4 मंथ्स आफ्टर गिविंग द बर्थ, यानी कि 4 महीने बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। आफ्टर गिविंग द बर्थ टू द कपल ओनली चाइल्ड, यानी कि कपल्स चाइल्ड को जन्म देते समय, जुड़वा बच्चों को जन्म देते समय इनकी मृत्यु हो जाती है। कपल्स चाइल्ड आ डॉटर नेम्ड कैथरीन, जिसका नाम क्या होता है, कैथरीन को जन्म देते समय। सून आफ्टर, इसके बाद द बेबी गर्ल डाइड एज वेल, और जो इनकी बेबी गर्ल होती है कैथरीन, उसकी भी बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अब क्या हुआ कि अब हम 1659 में पहुंचेंगे। इन 1659 फॉलोइंग द रेस्टोरेशन, आप दोबारा से रिस्टोर हो गए थे, यानी कि यहां पर जो चार्ल्स फर्स्ट थे, उनके बेटा चार्ल्स सेकंड राजगद्दी पर बैठ गए। आप इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठे। तो जो क्रॉमवेल सरकार थी वो हटा दी गई, और इसके बाद क्योंकि इन्होंने क्रॉमवेल सरकार को सपोर्ट किया था जॉन मिल्टन ने, तो जॉन मिल्टन को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। ही वाज अरेस्टेड, इनको अरेस्ट कर लिया गया और इम्प्रिजन्ड, और इनको जेल में डाल दिया गया फॉर अबाउट 2 मंथ्स। कितने, 2 महीनों के लिए। कितने महीनों के लिए, 2 महीनों के लिए। इसके बाद इन 1663 लगभग 1663 में ओवर द ऑब्जेक्शन, अब क्या हुआ, यानी कि 2 पत्नियों से शादी की, दोनों की मृत्यु हो गई। इसके बाद ये तीसरी पत्नी से शादी करते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हो भाई? सर रिकॉर्डेड की भी लिंक सेंड कर दीजिएगा। ओके, तो अब ये जो होता है, मैंने क्या बताया, रिकॉर्डेड की मैं इनकी जो बायोग्राफी है ना, रिवीजन बायोग्राफी है, तो वो मैंने अभी आपके लिए लिंक नहीं डाला, मैं जल्दी ही उससे, क्योंकि अब जो रिकॉर्डेड बायोग्राफी है कुछ अच्छी, उनको मैं थोड़ा सा अनलिस्ट कर दूंगा। अब तक पब्लिक थी, तो उसका लिंक मैं इसी में डाल दूंगा, आप लोग अभी देख लीजिएगा आराम से, ठीक है। इसके तुरंत बाद ये थोड़ी सी और बची है, 10-15 मिनट की, देखता हूँ कितना टाइम हो गया। अरे 1 घंटा से ज्यादा लेते हुए भी क्लास हो गई। बस 5 मिनट में बायोग्राफी मैं खत्म करता हूँ, बाकी कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, इसके बाद क्या हुआ भाई, कहानी पहुंच गई, ही मैरिड हिज थर्ड वाइफ, और तीसरी वाइफ से जो शादी की थी उनका नाम था एलिजाबेथ मिंसुल। तो अब आपको पता लग गया होगा भैया कि इनकी जो 3 शादियां हुई, पहली जो शादी हुई थी वो 1642 में हुई थी मैरी पॉवेल के साथ, जिनसे इनको 3 बच्ची और 1 बेटा था। बेटे की मृत्यु जो है वो 1652 में हो जाती है। 1652 में ही इनकी पत्नी मैरी पॉवेल की भी मृत्यु होती है। 1652 में ही इनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। इसके बाद 1656 में दोस्तों ये दूसरी शादी कर लेते हैं, ठीक है, कैथरीन वुडकॉक से। और तीसरी शादी ये 1663 में ये तीसरी शादी करते हैं, और ये किससे करते हैं, एलिजाबेथ मिंसुल से, ठीक है। तो ध्यान बनाए रखना। अच्छा, इससे जो दूसरी शादी की वो भी बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई, सिर्फ 2 साल। 56 में शादी की, और ये 1658 में इनकी पत्नी, जो दूसरी पत्नी थी, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 63 में एक और शादी कर लेते। अच्छा, ये जो तीसरी शादी करते हैं, इस तीसरी शादी को करने के लिए इनकी जो बेटियां होती हैं वो ऑब्जेक्शन करती हैं कि आपको ये शादी नहीं। बट उस ऑब्जेक्शन को ओवर रूल करने के बाद भी ये क्या कर लेते हैं, ऑब्जेक्शन के बावजूद भी, देखो यहां पे लिखा है 1663 में, 1663 में, ओवर द ऑब्जेक्शन ऑफ हिज डॉटर्स, अपनी पुत्रियों के ऑब्जेक्शन के बावजूद भी ही मैरिड, वो शादी कर लेते हैं हिज थर्ड वाइफ, अपनी तीसरी पत्नी, किससे, एलिजाबेथ मिंसुल से। अब हम अगर बात करें 27 अप्रैल 1667 की, कि 27 अप्रैल 1667 में ही सोल्ड, उन्होंने बेच दिया। देखो ये 1667 की जो कहानी है वो शुरुआत होगी 1658 से। एक्चुअली क्या होता है
कि जो इनकी पैराडाइज लॉस्ट होती है वो इसको लिखना शुरू कर देते हैं 1658 में, ठीक है, 1658 में, और पैराडाइज लॉस्ट को लिख करके समाप्त करते हैं 1665 में। कब? 1665 में पैराडाइज लॉस्ट को लिख करके फिनिश कर देते हैं, लेकिन पब्लिश नहीं कराते। पब्लिश इसको कब कराते हैं? 1667 में जाकर के। तो ये पैराडाइज लॉस्ट से ये तीनों चीजें ध्यान बनाए रखना। लिखना शुरू किया 58 में, लिख करके समाप्त किया 65 में, और पैराडाइज लॉस्ट को पब्लिश कराया 1667 में। अब 27 अप्रैल 1667 को इन्होंने जो पैराडाइज लॉस्ट लिखा उसको सोल्ड कर दिया, बेच दिया, अपने पब्लिकेशन राइट को बेच दिया। और वो पब्लिकेशन राइट किसके थे? इनका बहुत ही फेमस, वर्ल्ड फेमस पैराडाइज लॉस्ट जो वर्क था उसको पब्लिशर के लिए बेच दिया, ठीक है। और वो पब्लिशर बेटा कौन थे? सैमुअल सिमोन्स थे, ठीक है। और उसमें कितने डॉलर में? ओनली $5 में। सैमुअल सिमोन्स को ओनली $5 में पैराडाइज लॉस्ट के पब्लिकेशन राइट्स को सोल्ड कर दिया, विद द फर्दर $5 टू बी पेड इफ एंड व्हेन ईच प्रिंट रन अ बिटवीन। और इसका प्रत्येक प्रिंट लगभग कितना उस समय बिक गया था? 1300 से लेकर के 1500 के बीच में इनकी कॉपियों को सोल्ड आउट किया गया। इतनी कॉपीज जो है इनकी सोल्ड आउट हो गई। इसके बाद दी फर्स्ट रन अ क्वार्टो एडिशन, ओके, प्राइड एट 3 shillings पर कॉपी, बट पब्लिश्ड इन अगस्त 1667 एंड सोल्ड आउट दी 18 मंथ। और वो भी सेकेंड एडिशन जो इसका आया वो भी लगभग 18 महीने में ही पूरा का पूरा बिक गया। दी पोइट एंड क्रिटिक, एक पोइट और क्रिटिक रहे हैं जिनका नाम है जॉन ड्राइडन बासेड। जॉन ड्राइडन बासेड, ये इंपॉर्टेंट है। जॉन ड्राइडन ने एक कमेंट किया था, उस कमेंट को ध्यान बनाए रखना। जॉन ड्राइडन बासेड कहा टू हैव रिमार्क, एक रिमार्क किया कि दिस मैन कट्स अस ऑल आउट, ये मैन हम सबकी छुट्टी कर देगा, यानी कि इसके सामने कुछ भी नहीं होगा, हम लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता। एंड दी एंशिएंट टू, और जो पुराने जितने राइटर हैं उनकी भी छुट्टी कर देगा, यानी कि जब ये लिखेगा तो किसी और राइटर की बुक्स पसंद नहीं की जाएंगी। ऐसा कमेंट किया किसने? जॉन ड्राइडन ने। किसके लिए? जॉन मिल्टन के। किसको पढ़ करके? पैराडाइज लॉस्ट को। ही फॉलोड अप पैराडाइज लॉस्ट विद इट्स सिक्वल, और इसके बाद पैराडाइज लॉस्ट का एक सिक्वल भी लिखा था, पैराडाइज रीगेन्ड। पैराडाइज रीगेन्ड जो पब्लिश हुआ था अलॉन्ग साइड द ट्रेजेडी, यानी कि पैराडाइज रीगेन्ड जो था वो 1671 में पब्लिश हुआ। और इसी 1671 में इनका एक ट्रेजेडी थी, ठीक है, बर्स ट्रेजेडी, एक ट्रेजेडी थी सैमसन एगोनिस्ट, ठीक है, सैमसन एगोनिस्ट, वो भी इसी समय 1671 में ही पब्लिश हुई थी। और इसके बाद अगर हम बात देखो, इसमें ध्यान बनाए रखना, सैमसन एगोनिस्ट को जरूर पढ़ करके जाना है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। सैमसन एगोनिस्ट हो गया, लैसिडस हो गया, ठीक है, ऑन शेक्सपियर हो गया, इसके बाद में आपका एल एलेग्रो इल पेंसेर्सो हो गया, ठीक है, कॉमस हो गया, फिर इधर आप एरोपेजेटिका हो गया, ठीक है। तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं जिनको आपको पढ़कर जाना ही जाना है। इसके बाद हम दोस्तों बात करें नवंबर 8 नवंबर 1674 को ही डाइड, इनकी मृत्यु हो जाती है। गाउट, गाउट एक प्रकार की गठिया होती है। अबाज बरीड, जिनको दफन कर दिया जाता है इन सेंट चर्च, और इसके बाद इनको दफन कर दिया जाता है किसमें? सेंट चर्च इन क्रिपल गेट। कहा? क्रिपल गेट, नेबरहुड ऑफ लंदन में। A memorial to him was placed in the poets corner, और इसके बाद इनको पोएट्स कॉर्नर में इनके मेमोरियल को बनवा दिया जाता है वेस्टमिंस्टर एबे। कहा? वेस्टमिंस्टर एबे में। तो ये बात ध्यान बनाए रखना, इनकी मृत्यु के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, 8 नवंबर 1674 को वह गाउट नामक बीमारी से ये मर गए थे, और लंदन के पास ही एक क्रिपल गेट करके सेंट गाइल्स चर्च में इनको दफनाया गया। उनके स्मारक को वेस्टमिंस्टर एबे के कवि के कोने में रखा गया, यानी कि वहां के जितने भी राष्ट्रीय कवि होते थे वो वेस्टमिंस्टर एबे में उनको दफनाया जाता था। जॉन मिल्टन एडमंड स्पेंसर को कविता में अपना क्या मानते थे? गुरु मानते थे। ये नोट पॉइंट है, ये कहीं पर भी समझ लीजिएगा, ध्यान बनाए रखना, इस नोट पॉइंट को
कौन से नोट पॉइंट को कि जो जॉन मिल्टन थे वो यूज टू कंसिडर मानते थे किसको, एडमंड स्पेंसर को हिज मास्टर इन पोइट्री, यानी कि पोइट्री में अपना गुरु जॉन मिल्टन किसको मानते थे, एडमंड स्पेंसर को। नोटेड पॉइंट है और टीजीटी 2001 में पूछा गया है, ठीक है, कि एडमंड स्पेंसर पोइट्री में अपना मास्टर किसको, सॉरी जॉन मिल्टन पोएट्री में अपना मास्टर किसको मानते थे, तो जवाब होगा एडमंड स्पेंसर को। ठीक है, इनके कुछ मेजर वर्क हैं जिनमें आप ध्यान रखना कौन कौन से। 1631 में एल एलेग्रो, फिर 1631 में इल पेंसेर्सो, इनको हम ट्विन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जुड़वा बहनें। इसके बाद 1634 में और 32 में इनका आर्केड्स आया। 1634 में कॉमस मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कैसल, जो लुडलो कैसल था वहां पर इसको परफॉर्म किया गया था कॉमस को। 1637 में इनका इंपॉर्टेंट है लैसिडस, 1637 में दोस्तों लैसिडस आया था। 1645 में इनकी पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन करके एक वर्क था, बोथ इंग्लिश एंड लैटिन में इसको पब्लिश करवाया गया था, ठीक है। इसके बाद 1655 में ऑन द लेट ऑफ मसक्करी इन पॉइडमेंट, ये 1655 में आया। और अगर 1667 में बात करें तो क्या आया है, पैराडाइज लास्ट, और 1631 में इनका पैराडाइज रीगेंड। 1671 में ही सैमसन एगोनिस्ट आया है। 1673 में पोएम्स एंड अपॉन सेवरल ओकेजन करके। अब हम प्रोज पर आ जाएं कि इन्होंने कितने प्रोज ट्रैक्ट कितने लिखे, इन्होंने प्रोज ट्रैक्ट इन्होंने कितने लिखे, जरा ध्यान बनाओ। 1641 में ऑफ रिफॉर्मेशन करके लिखा, 1641 में ही प्रीलेटिकल एपिस्कोपेसी करके लिखा, और 1631 में ओके एनिमेड वर्जन करके लिखा, एनिमेड वर्जन, ठीक है। प्रीलेटिकल एपिस्कोपेसी ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एनिमेड वर्जन करके 1641 में लिखा। तो ये 1641 के तीनों वर्क ध्यान बनाए रखना। इसके बाद अगर हम प्रोज में बात करें 42 में जाओ तो 42 में देखो क्या हुआ था, द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट आर्ज्ड अगेंस्ट ओके प्रीलेटली, और 1642 में ही अपोलॉजी फॉर ओके सिमेक्टिमस, अपोलॉजी फॉर सिमेक्टिमस, और 1643 में डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवर्स, ओके इसके 3 ट्रैक्ट इन्होंने लिखे थे। इसके बाद 44 में ही जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर कंसर्निंग डाइवर्स, ये 44 में आया है। और 44 में ऑफ एजुकेशन करके, 44 में ऑफ एजुकेशन करके आया था, और 44 में ही एरोपेजिटिका आया है, ठीक है। 44 में ऑफ एजुकेशन, 44 में एरोपेजिटिका, 41 में एनिमेड वर्जन, 45 में टेट्राकॉर्डन, 45 में ही कोलेस्टेरियन, ठीक है। 49 में द टेनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, द टेनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट 1649 में, 1649 में ही आइकोनोक्लास्टिस, और 1651 में क्या आया था, डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकेनो, फर्स्ट डिफेंस था इनका। एक सेकेंड डिफेंस भी 54 में आया, डिफेंसियो सिक्वेंडा करके, डिफेंसियो सिक्वेंडा करके, ठीक है, ये इनका सेकेंड डिफेंस था। और 1649 में अ ट्रीटाइज ऑफ सिविल पावर, 1659 में ही यानी कि 1659 में ही, ये दोनों वर्क 1659 के ही हैं, ठीक है। और ये लाइकेस्ट मीन्स टू रिमूव द हायरलिंग फ्रॉम द चर्च, और 1660 में, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी आप पढ़ लो फटाफट। 1660 में द रेडी एंड इज ए वे टू एस्टैब्लिश अ फ्री कॉमनवेल्थ, और 1660 में ब्रीफ नोट्स अपॉन अ लेट सरमन। 1669 में ओके एक्सीडेंस कमेंस्ड ग्रामर, और नेक्स्ट शायद अब कुछ नहीं बचा है अभी। 1670 में ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन किसने लिखा, तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है 1670 में। इसके बाद 72 में ये क्या है, आर्टिस्ट लॉजिक ओके प्लेनियर इंस्टीट्यूट यार इंस्टीट्यूशन होता है उसी का है इंस्टीट्यूशियो आर्ट ऑफ लॉजिक। 73 में अ ट्रू रिलीजियन, 74 में, ठीक है, अपिस्टोलिक फैमिलीज, और 74 में ही प्रोलूसियंस, तो ये इनके क्या थे, वर्क थे। तो ये इनकी पूरी बायोग्राफी है भाई। देखो
हमने लगभग लगभग इनकी पूरी की पूरी बायोग्राफी लगभग लगभग क्लियर कर ली है। ये थोड़ा सा 1882 में इनकी मृत्यु के बाद का है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ओके मास्कोविया एंड अदर लेस नोन कंट्रीज लेइंग ओके ईस्टवर्ड ऑफ रसिया एज फार एज कैथे गेदर्ड फ्रॉम द राइटिंग ऑफ सेवरल आई विटनेसेस। और इसके बाद ये क्या है, ये देखो इंपॉर्टेंट है और टीजीटी 2009 में इसको पूछा भी जा चुका है। कौन सा? 1823 में 1823। अच्छा, इनकी मृत्यु के बाद ये दी डॉक्ट्रिन क्रिस्टीनिया ये भी कब टीजीटी 2009 में आया है और ये किसी और के द्वारा लिखा गया है। पॉपुलर इनके सोनेट देख लो कौन कौन से हैं, ठीक है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन ए डिसीज्ड वाइफ ये कैथरीन वुडकॉक के ऊपर लिखा है। इसके बाद टू मिस्टर लॉरेंस, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट सोनेट हैं। टू वेरियस यंग लेडी, टू द लॉर्ड ओके जनरल क्रॉमवेल। इसके बाद में ऑन द लेट मसक्करी अपॉइंटमेंट टू मिस्टर क्रैकल स्किनर, ठीक है, अपॉन हिज ब्लाइंडनेस। फिर व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, और ये इंपॉर्टेंट भी है लास्ट वाला जो कि पूछा जा चुका है, तो इसे कहीं लिख लीजिएगा। व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, टीजीटी 2009 में। तो ये थी कहानी। आज की पीडीएफ पूरी खत्म हो चुकी है और 1 घंटे से ज्यादा हो भी चुका है, तो एक प्रकार का आपका रिवीजन बेहतर हो गया है, ठीक है। अब हम इसकी एक रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको, उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, तो उसका लिंक भी मैं अभी शेयर कर दूंगा रिकॉर्डेड वीडियो का, ठीक है। तो उससे भी जब भी टाइम मिले आपको 10-1.5 घंटे की वीडियो होगी, जॉन मिल्टन की बायोग्राफी के ऊपर ही होगी, ठीक है, जो कि एक रैपिड रिवीजन के रूप में है, तो उसे भी एक बार देख लीजिएगा, आपको थोड़ा सा बेनिफिट। इसके बाद बायोग्राफी में तुम्हें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। क्या ग्रामर की भी ऑनलाइन क्लास चलती हैं? नहीं, अभी ग्रामर की ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही हैं। ग्रामर आप वहीं पर देख लीजिए। अभी ग्रामर की नहीं, ग्रामर हम यूट्यूब पर ही आपको सब पढ़ा देंगे। देखो नाउन हमने समाप्त कर दिया, प्रोनाउन समाप्त कर दिया, एडजेक्टिव चल रहा है इस समय, तो आप लोग वहां पर जाकर के थोड़ा बहुत देख लो, देखना ही तो है, ठीक है। और बाकी अभी एक वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, उसे आप देख लीजिए यूट्यूब पर, बहुत अच्छी वीडियो है। जॉन मिल्टन चालू हो गए, क्योंकि कल बायोग्राफी से नहीं कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में लेकर के आएंगे, ठीक है। बढ़िया, बायोग्राफी तो लगभग लगभग जो पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। अब इनके धीरे धीरे इंपॉर्टेंट कुछ सोनेट वर्क ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अंजनी जी थैंक यू।